हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में कई प्रकार की वैकेंसियाँ आने वाली है। और जैसा कि हमने आपको बोला था कि आपको इसके लिए पढ़ाई करना चाहिए। और एमपी जीके तो सभी में काम आने वाला है, क्योंकि एमपी जीके सभी में पूछा जाएगा। और आजकल आपको पता है कि एमपी जीके किस लेवल का पूछा जाता है, काफ़ी डीप में पूछा जाता है। तो ये आज हमारी पहली सीरीज़ रहेगी और ये रहेगी आपकी। यहाँ पर आप पंचायत सचिव और छात्रावार अधीक्षक के लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर छात्रावार अधीक्षक चूँकि उसमें भी जीके रहेगा आपका, और 5-6 चीज़ें रहेंगी। जितने भी चीज़ें हमारे पास जो जैसे कि हो गया हिंदी, हो गया और बाल मनोविज्ञान हो गया, जो जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध रहेंगी उसके हम सभी आपको वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। तो यहाँ पर और जैसे पंचायत सचिव है उसका थोड़ा सा छात्रावार अधीक्षक से बेसिक थोड़ा सा हटके रहेगा, लेकिन एमपी जीके और इंडिया जीके सेम रहेगा। तो आप ये कई परीक्षाओं के लिए पढ़ सकते हैं। तो देखिए, आज हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं। तो ये कौन से जिले में स्थित हैं? सबसे पहले तो ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा, फिर इसके आगे क्या होना चाहिए कि ये रायसेन में है, रायसेन ज़िले में स्थित है। और ये रायसेन में, जो रायसेन का अब्दुल्लागंज है वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बेसिक बात ये भी आपको मालूम होनी चाहिए कि इन गुफाओं में पाषाण कालीन संस्कृति से जुड़े हुए तथ्य मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, जिनको बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको हर प्रश्न को काफ़ी डीप में पढ़ते हुए जाना है। और दूसरी बात, हमने इसलिए क्वेश्चन को काफ़ी जूम कर दिया ताकि आप इसको आराम से पढ़ सकें और आप इसको पूरा पढ़ते हुए चले जाइए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, कम से कम 500 क्वेश्चन होंगे पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे छोटी बड़ी कोई सी जगह हो, सभी के प्रश्न इसमें रहेंगे। भरथरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? तो भरथरी की गुफाएं आपने काफ़ी सुना होगा, और ये उज्जैन में स्थित है। कई लोगों ने यहाँ पर मतलब यहाँ के दर्शन भी किए होंगे। तो जो राजा विक्रमादित्य थे, भरथरी उनके भाई थे। अपनी पत्नी द्वारा धोखा देने के बाद ये सन्यासी बन गए और इन्होंने इन्हीं गुफाओं में पूजा की, इसलिए इनको भरथरी की गुफाएं कहा जाता है। इनका संबंध 11वीं सदी से है। और ये उज्जैन से, जो उज्जैन बेसिक है, वहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और कालियादेह में महल के समीप स्थित है, जिसको कालियादेह पैलेस भी बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको इसी तरह से ही पढ़ना है, हमने आज जैसे आपको बताया है। और ये छोटी बड़ी मध्य प्रदेश में पर्यटन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो, सभी आपको पढ़ना है। आप समझ रहे होंगे हमारा कहने का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न है, देखिए आप उसको अच्छे से पढ़िए। अगर कहीं आपको लगता है तो वीडियो रोक के पढ़िएगा, लेकिन पूरा पढ़िएगा। मध्य प्रदेश की किस गुफा को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है? तो मध्य प्रदेश की किन गुफाओं को माना जाता है? बाघ की गुफाओं को। तो यहाँ पर बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? धार जिले में। धार जिले के विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनका संबंध जो है, चूँकि ऐसी ही गुफाएं महाराष्ट्र के अजंता में स्थित हैं, तो वैसी ही गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। तो इनको समकालीन माना गया है। इनको गुप्त शासकों ने बनाया था। यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें हैं सब डीप में याद रखना पड़ेंगी, कहाँ, क्योंकि यहाँ कहीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आए तो बाहर नहीं जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की यह गुफाएं बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं। तो कौन सी कही जाती हैं? बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती है। मध्य प्रदेश के धार जिले में ये स्थित हैं। यहाँ पर बौद्ध जो ये गुफाएं हैं, इनमें बौद्ध के मतलब चित्र बने हुए हैं। तो इसीलिए देखिए, यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, जिसमें गुफा नंबर 5 का संबंध जो है बौद्ध से है। रंगीन चित्रकारी के कारण इन्हें रंग महल भी कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किन गुफाओं को रंग महल भी कहा जाता है, तो ये आपको क्या लगाना है? बाघ की गुफाओं को ही बोला जाता है। अगर ये आ जाए कि बौद्ध चित्र के प्राण किसको कहा जाता है, तो भी ये आपको बाघ की गुफाएं ही लगाना है। अगला है, मध्य प्रदेश में पांडव की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ स्थित हैं? पचमढ़ी में।
पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और यहाँ पर ही पांडव की गुफाएं हैं। माना ऐसा जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो इन्हीं स्थानों पर रुके थे, जिसके कारण इनको पांडव की गुफाएं कहा जाता है। तो आपको ये सभी चीज़ें इसी प्रकार से ही याद रखना होंगी। और देखिए, जो MPPSC में क्वेश्चन आया था कि किन गुफाओं का संबंध महाभारत कालीन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अब जिन्होंने काफ़ी डीप में पढ़ा होगा उन्हें तो मालूम होगा कि जो जहाँ पर पांडव रुके थे उन्हीं का संबंध पांडव या फिर महाभारत कालीन होगा। तो ऐसा पूछा गया था कि महाभारत काल से किन गुफाओं का संबंध है, तो वो आपका इन्हीं गुफाओं का संबंध पांडव से है। और ये कहाँ स्थित है, स्थान भी पूछा था, तो पचमढ़ी में स्थित है। मध्य प्रदेश की इन गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है, तो उदयगिरी की गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है। देखिए, जो आपकी बाघ की गुफाएं हैं, ऐसा एक क्वेश्चन बनकर आएगा, MPPSC में भी पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की किन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो आपको क्या बताना है, बाघ की गुफाएं, बा से बाघ और बा से बौद्ध, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर एक मान्यता थी कि यहाँ पर जब मतलब बौद्ध आने के कारण भी इनको बाघ की गुफाएं कहा जाता है। और दूसरी एक मान्यता है कि यहाँ पर बाघ आता था, इसलिए भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि किन गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है, तो आपको क्या बताना है, उदयगिरी का। उदयगिरी राजा गुप्त राजा चंद्रगुप्त के मंत्री वीरसेन ने उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण करवाया था। यहाँ पर केवल जो 1 से लगाकर 20 गुफाएं हैं, जिसमें गुफा नंबर 5, जिसमें आप ये याद रखिएगा गुफा नंबर 5 है, उसका संबंध हिंदू धर्म से है। और उसमें जो विष्णु जी हैं उनके वृहद अवतार का वर्णन दिखाया गया, और बाकी सभी जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन आगे होगा, ये क्वेश्चन आगे ही है। उदयगिरी की किस गुफा में वृहद अवतार का चित्रण किया गया, तो यहाँ पर विदिशा जिले में स्थित उदयगिरी की गुफा 20 गुफाएं हैं, जिसमें गुफा नंबर 4 में शिवलिंग प्रतिमा है और गुफा नंबर 5 में भगवान विष्णु वृहद अवतार की झांकी का चित्रण मिलता है। तो गुफा 4 और 5 जो है हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं, बाकी सभी गुफाएं जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से आपको गुफा नंबर 5 लेकिन ज़रूर याद रखना है, गुफा नंबर 5 ही उसको लिखा जाता है। 4 का तो फिर भी आप छोड़िए, लेकिन 5 दोनों चीज़ें याद रखिएगा आप। किलों का रतन किस दुर्ग को कहा जाता है, तो किलों का रतन किस दुर्ग को कहा जाता है, ग्वालियर दुर्ग को कहा जाता है। एक बात और है, अगर आप लोगों को ऐसा ही पढ़ना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नहीं, अगर आपको फटाफट पढ़ना हो तो केवल हम प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर बताते हुए चले जाएंगे, डीप में उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। 8वीं सदी में राजा सूरज सेन द्वारा निर्माण करवाया गया था ग्वालियर के किले का, और ये अपनी अभेद्य दुर्ग माना जाता है। यानी जो राजा सूरज सेन के दुश्मन थे वो इस किले को कभी भी भेद नहीं पाए थे। इसे किलों का रतन क्यों कहा जाता है, इसमें 5 दरवाजे हैं, जैसे हाथी दरवाज़ा हो गया, तो बहुत सारे दरवाजे हैं, वो आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब देखिए, राजा सूरज सेन वो नहीं है जिन्होंने भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है, तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है, रायसेन जिले में स्थित है। ये एक स्तूप है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जिसका व्यास 36.5 मीटर। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब की बार MPPSC में ऐसा पूछा गया था, ऐसा कौन सा स्तूप है जिसमें 2 महिलाओं के संग एक पुरुष की झांकी दिखाई गई है, जिसमें एक महिला बच्चे को गोद में लिए हुए है। तो जिन्होंने काफ़ी डीप में पढ़ रखा होगा वो ही बता सकते हैं कि ये सांची के स्तूप के ऊपर जो सम्राट अशोक है उनकी दोनों पत्नियों के साथ, और उनकी दोनों पत्नियों के साथ में इसका चित्रित किया गया था। और वो काफ़ी ऊपर जो शायद तोरण द्वार पर इसको दिखाया गया है, इसकी झांकी बनाई गई। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी।
जबकि ऊंचाई इसकी 16.64 मीटर है। इस स्तूप में बौद्ध शिष्य सारिपुत्र और महामोगलियन उनकी अस्थियां या अवशेष कहें तो रखे हुए हैं। हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है? तो हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है? मांडू में। देखा जाए तो जो मांडू है आपका, वो पर्यटन की स्थिति से आप देखा जाए तो मध्य प्रदेश का काफ़ी अच्छा एरिया माना जाता है। हिंडोला मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और धार जिले के मांडू में। देखिए धार जिला है, धार जिले में एक जगह है मांडू। मांडू में क्या है? मांडू में हिंडोला महल है। तो 3 चीज़ें आपको याद रख। कभी कभी क्या होता है, अभ्यर्थी बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि मांडू कहाँ है, धार में, लेकिन हिंडोला महल कहाँ है। तो कुछ बोलते हैं धार में और कुछ बोलते हैं मांडू में। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। धार में एक जगह है मांडू और मांडू में क्या है? हिंडोला महल। जैसे कहीं आप ये देखेंगे कि बोला जाए कि रायसेन, रायसेन में कहाँ? सांची, सांची में कहाँ? तो इस तरह से बताया जाता है ना कि सांची में कहाँ पर ये चीज़ पड़ती, तो वहाँ बेसिक ये उसको बताया गया। यह स्थल रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की प्रणय कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। यानी मांडू महल को किसने बनाया था या फिर हिंडोला महल को किसने बनाया था? यहाँ पर जो रानी रूपमती थी और राजा बाज बहादुर थे, जिनको अकबर ने हराया था। बाद में रानी रूपमती से जो अकबर थे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रानी रूपमती ने अपने आप को कटार घोंपकर अपनी मृत्यु कर ली थी। और जबकि राजा जो बाज बहादुर थे उन्हें छोड़कर भाग गए थे, साथ में उनको लेकर भी भागते, लेकिन नहीं, तो वो भाग गए थे। बाद में उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अगर अकबर की अधीनता स्वीकार करनी थी तो रानी रूपमती को क्यों मरवाया? अब लेकिन ये तो उनकी प्रसिद्ध आप कथाओं में देखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि यहाँ पर हिंडोला महल है वो 36 डिग्री पर बना हुआ है, इसलिए वो उसमें क्या है, झूले की तरह, जैसे झूले में बैठते ना, तो वहाँ पर इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अलावा मांडू में जहांगीर महल, जहाज महल भी स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में आसीरगढ़ का किला उपस्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में आसीरगढ़ का किला स्थित है? बुरहानपुर में। तो या ये कहें कि बुरहानपुर में कौन सा किला स्थित है? तो आसीरगढ़। दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट याद रखिएगा। आसीरगढ़ का किला पूर्व में खंडवा जिले में आता था। जब बुरहानपुर नहीं बना था, बुरहानपुर पहले खंडवा में आता था, लेकिन बुरहानपुर जिला अलग होने के कारण ये किला अब बुरहानपुर में आ गया है। आसीरगढ़ के किला अकबर की विजय का अभियान माना जाता है। और जो मध्य प्रदेश में अकबर ने अभियान चलाया था उसमें से अंतिम विजय का माना जाता है। ये क्वेश्चन जरूर इस तरह से पूछा जाता है कि अकबर की अंतिम विजय का अभियान कौन सा किला है? तो आपको आसीरगढ़ या फिर बुरहानपुर, दोनों चीज़ें याद रखना होंगी। यहाँ पर सुमेलित कीजिए। तो हीरा कहाँ से निकलता है? पन्ना से। मांडू कहाँ पर है? धार में। चित्रकूट सतना में। और गुजरी महल आपका कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो अब इसका राइट आंसर आप देख लीजिए, ए इसका सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हीरा, पन्ना में मांडू, धार, चित्रकूट, सतना जो हमने बताया था वो सभी है। आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, मुक्तकगिरी नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ स्थित है? तो मुक्तकगिरी, पहले तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, जहाँ भी आपको गिरी शब्द दिखाई दे, जहाँ पर आपको गिरी शब्द दिखाई दे, उससे आप अनुमान लगा लीजिएगा कि ये चीज़ जैनों से संबंधित है। एक चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा, तो जहाँ पर गिरी उस स्थान के बाद लगाया जाए वो जैनों से संबंधित रहेगा। और जहाँ पर मठ का इस्तेमाल हो तो वो ज़्यादातर बौद्ध को जाता है, और बाकी तो मंदिर जो हैं वो हिंदुओं के हैं। तो मुक्तकगिरी एक जैन तीर्थ स्थल है जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है, जबकि सोनागिरी दतिया में और गोमटगिरी इंदौर में स्थित हैं। ये सभी जो गिरी वाले स्थान हैं जैनों के हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जौहर कुंड प्रसिद्ध है? तो कौन सी जगह पर? चंदेरी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में चंदेरी जो एक स्थान है, वहाँ पर जौहर कुंड विख्यात है। बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था।
तो यहीं पर इसी किले में हवा महल और नौखंडा महल भी है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आते हैं। मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल का नाम बताइए जो विख्यात अंतर्राष्ट्रीय विख्याति प्राप्त है और दैनिक वायु सेवा से भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देखिए मांडू में कोई हवाई पट्टी भी नहीं है, सांची में भी नहीं है, कानाकिसली में अभी हवाई पट्टी बनी है। केवल खजुराहो ही ऐसी जगह है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेशों से जो पर्यटन या आप कहें सेनानी आते हैं यहाँ पर मंदिरों के दर्शन करने और जो मूर्तियाँ बनी हैं उनको देखने के लिए। तो खजुराहो चंदेल राजाओं की राजधानी थी। यहाँ पर अनेक भव्य मंदिर किस शैली में बने, सबसे बड़ी बात तो ये भी आपको मालूम होनी चाहिए कि ऐसा पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं उनकी कौन सी शैली है। तो उनकी कौन सी शैली है, नागर शैली। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विख्याति प्राप्त वायु सेवा से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये भी बिल्कुल सही है। ओमकारेश्वर का तीर्थ स्थल नर्मदा और ताप्ती नदियों के संगम पर स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। ओमकारेश्वर नर्मदा के किनारे तो स्थित है लेकिन ताप्ती की जगह कावेरी नदी आना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पर जो कावेरी दक्षिण से निकलती है वो वाली कावेरी नदी नहीं, इसको छोटी कावेरी बोला जाता है। तो ये वाला दा वाला गलत रहेगा। मध्य प्रदेश के किलों या दुर्ग के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। धार का किला मोहम्मद तुगलक के दक्षिण विजय पर बनवाया गया था, बिल्कुल सही है। आसिरगढ़ के किले का निर्माण आसा नामक अहीर राजा द्वारा करवाया गया था। ये चीज़ें आप जो पॉइंट में दी हैं ये सभी याद रखिएगा क्योंकि धार किले से मोहम्मद तुगलक का भी संबंध है और आसिरगढ़ किले से राजा अहीर का भी संबंध है और चंदेरी का किला प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने बनवाया था। और जो नीचे का दिया है ये वाला गलत है, दा वाला आपका गलत रहेगा, इसको पढ़ भी लीजिएगा। राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा से यह किला जुड़ा हुआ है, तो नरवर का किला जुड़ा हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो किस दुर्ग का निर्माण करवाया था, मंदसौर का किला। देखिए मंदसौर जो है इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो मंदसौर है काफ़ी मतलब जो फेमस है। मंदसौर का पुराना नाम पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है, दसपुर। और जो रेशम के व्यापारी आए थे वो भी सबसे पहले इसी जगह पर आए थे। और जो रेशम के व्यापारी थे ना वो कौन थे, जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में सैनिक थे। जब उनके पास पैसा ख़त्म हो गया था ना, उन्होंने क्या अपने रेशम के कपड़ा बनाना शुरू किया और बेचा, जिसके कारण इसमें एक और क्वेश्चन आता है वो मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, वो आता है इससे जुड़ा हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर दसपुर के किले का निर्माण करवाया था। नरवर के किले का निर्माण राजा नल ने और मांडू दुर्ग को राजा नरेंद्र शाह और गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण महाराजा उदयवर्मन ने करवाया था। मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है, जबलपुर में। तो देखिए जो जबलपुर के रेलवे स्टेशन का नाम भी है तो वो राजा मदन जो शाह थे उनके नाम पर ही है। और जो इनके किले का नाम था उनका नाम था मदन महल। ये एक विशाल पहाड़ी पर है और 1200 ईसा में इसका निर्माण करवाया था। गोंड राजा मदन शाह ने इस महल का निर्माण करवाया था। जय विलास महल कहाँ स्थित है। तो जय महल कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में। जय कौन थे, जो जीवाजी राव सिंधिया हैं, उन्होंने जो ज्योतिराव सिंधिया के दादाजी होंगे शायद,
वो उन्होंने जय विलास महल का निर्माण करवाया था, तो उनके महल को ही जय विलास महल कहा जाता है। यह महल पाश्चात्य नमूने पर बना हुआ है। इस महल का आधा हिस्सा अब संग्रहालय कहलाता है। मध्य प्रदेश में स्थित निम्न महलों को उनके साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले हमें देखना है खरबूजा महल, है ना। खरबूजा महल कहाँ पर है? धार में। और मोती महल कहाँ पर है? मंडला में। जहांगीर महल कहाँ पर है? ओरछा में। और नौखंडा महल कहाँ पर है आपका? चंदेरी में। इसका आ जो है वो राइट आंसर रहेगा। तानसेन का मकबरा, एक बात और देखिएगा, रायसेन में एक और महल है बादल महल, इसको बोला जाता है, या फिर रोहित महल, क्योंकि जो रायसेन के राजा थे, गोंड राजा, जिसमें रायसेन का जो किला है उसकी बात कर रहे हैं, उस किले में जो राजा राज करते थे, गोंड थे वो, उनका नाम रोहित था। तानसेन का मकबरा, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए, तानसेन का आपको वास्तविक नाम भी मालूम होना चाहिए। तानसेन एक हिंदू थे और तानसेन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। ये अकबर के 9 रत्नों में, अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। ग्वालियर के ग्वालियर में ग्वालियर में तानसेन का मकबरा बना हुआ है, जो मुगल स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण है। मांडू में निम्न में से कौन सा महल स्थित है? तो मांडू में रानी रूपमती महल भी स्थित है, असरफी महल भी स्थित है और दाई का महल भी स्थित है। मांडू एक पर्यटन, जो देखिए मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी किसे बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी किसे बोला जाता है? मांडू को। भारत के प्रसिद्ध रानी रूपमती का महल, असरफी महल, दाई महल, हिंडोला महल, जहाज महल आदि यहाँ पर स्थित हैं। मोहम्मद गास का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो मोहम्मद गास का मकबरा किस शहर में स्थित है? ग्वालियर में। तो देखिए, आप अगर मतलब बहुत जल्दी में पढ़ना चाहते हैं, जैसे डीप में नहीं पढ़ना चाहते, केवल ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम वो पढ़ाते चले जाएंगे। साथ में जो अगर आप कहेंगे तो ही हम कुछ चीज़ें डीप में बताते चले जाएंगे। तो मोहम्मद गास का मकबरा, जो मोहम्मद गास थे वो जो तानसेन थे, सम्राट संगीत सम्राट, उनके गुरु थे। और जो तानसेन की समाधि है मोहम्मद गास के चरणों में, यानी ऊपर मोहम्मद गास की समाधि है, तो थोड़ा नीचे करके तानसेन का मकबरा बना हुआ है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि स्थित है? तो मध्य प्रदेश के बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। ये क्या है? जो अकबर थे, अकबर के सिपह सालार थे, उनका क्या नाम है, अभी मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। गोंड वंश की वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए यहाँ पर अपने आप को समाधि घोंप ली थी। ये जबलपुर से 17 किलोमीटर दूर है। हाँ, अबुल फजल से इनकी लड़ाई हुई, और लड़ाई चूँकि जब इन्हें लगा कि ये वीरगति को प्राप्त होने वाली हैं, तो इन्होंने अपनी कटार निकालकर, अपनी अंगरक्षिका की कटार निकालकर स्वयं को घोंप ली थी। होशंगाबाद का मकबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, सबसे पहली संगमरमर की बनी हुई इमारत अगर पूरे भारत में कही जाए तो वो मध्य प्रदेश में है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपको कभी भी आगरा का ताजमहल नहीं लगाना है, क्योंकि होशंग शाह जो थे उनका मकबरा देखकर जो जिन्होंने, कौन से बादशाह थे वो, शारजा को उनके जो मंत्री थे उन्होंने बताया कि आपको जो मकबरा बनाना है, जो आगरा का ताजमहल बनाना है,
तो वहाँ पर एक ऐसी इमारत है जो रात में भी चमकती है। तो उन्होंने ऐसा विश्वास नहीं किया, जब उन्होंने अपनी आँखों से देखा तो उन्होंने कहा हम ताजमहल को भी उन्हीं पत्थरों से बनवाएंगे जिससे ये मकबरा बना हुआ है। तो जानी जो संगमरमर की पहली बनी हुई प्रथम इमारत है वो होशंग शाह का मकबरा है। और एक बात हम आपको ये भी बता दें, जो मुमताज़ हैं जिसके नाम से ये मुमताज़ यानी आगरा का ताजमहल बना हुआ है, इनको पहले इनकी समाधि पहले बुरहानपुर में स्थित थी। इनको जो मतलब जो पहली जगह बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं ये लोग, उनकी कब्र पहले कब्र बनी हुई थी वो बुरहानपुर में बनी हुई थी, क्योंकि ये यहीं पे ख़त्म हुई। वो जो राजा शाहजहाँ थे, जो बादशाह थे क्या थे, वो यहीं पर मतलब जब युद्ध कर रहे थे तो वो अपने बच्चे को 14 नंबर के 15 नंबर के बच्चे को जन्म देते हुए ख़त्म हो गई। तो फिर उनका यहीं पर जो संस्कार करना था वो यहीं पर कर दिया था। फिर उनकी कब्र को खोद कर फिर ताजमहल ले जाया गया है। इस प्रकार से कुछ स्टोरी है वो बिल्कुल सही है, हम आपको बता रहे हैं। शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधियां हैं? तो सिंधिया। देखिए जो शिवपुरी है, जो ये सिंधिया घराने के जो व्यक्ति हैं, इनको जो मतलब मरणोपरांत वहीं पर इनकी समाधियां बनाई जाती, तो कहा जाए कि इनका अंतिम संस्कार वहीं किया जाता है। तो जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंधिया वंश के 2 व्यक्ति महारानी संख्याराजे सिंधिया और महाराजा माधवराव सिंधिया की समाधि बनी हुई है। यह समाधियां आगरा के ताजमहल की तरह ही सुंदर इमारत है। मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल की खोज जेम्स फारसत ने की थी? तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। इसकी खोज 1858 में एक अंग्रेज ने की थी। देखिए ये तो सब बातें हैं, एक बात हम बोलते हैं, लेकिन अब क्या है, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से तो लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए, मध्य प्रदेश के वासियों को नहीं पता और इंडिया के वासियों को नहीं पता, एक अंग्रेज ने आकर ये चीज़ें खोजी। सोचिए, बोलते हैं कि भारत की खोज किसने की? भारत तो पहले से था, कौन सा नदी या समुद्र में डूबा हुआ था कि उसको निकाला गया? तो ये फालतू की बातें हैं, लेकिन क्या करें, अब इस पर क्वेश्चन बनाए तो वो पढ़ाना पड़ेगा। बाकी जो पचमढ़ी में है, चौरागढ़ है, बड़ा महादेव है, जयशंकर और पांडव की गुफाएं आदि स्थल हैं। राजा अमन का महल किस किले में स्थित है? तो राजा अमन का महल अजयगढ़ के किले में स्थित है। ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, राजा जयपाल ने इसको बनाया था। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। आपके जैसे कमेंट आएंगे वैसी ही हम वीडियो बना देंगे। अगर आपको केवल उसका ऑप्शन पढ़ना है तो आप ऑप्शन वाले पे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको जैसा कि हम खुद पढ़ते हैं वैसा ही अगर पढ़ना है समझ के, तो क्या है, इससे क्या होता है, आपका कोई भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाता है। तो वैसा ही आप कमेंट कर दीजिएगा, हम वैसा ही पढ़ा देंगे। तो बाकी आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए ताकि कोई भी प्रश्न आपका बाहर ना जा सके। थैंक यू।